नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी को बच्चों से क्यों कहना पड़ गया मैं आपका टिफिन खाऊंगा नहीं। नरेंद्र मोदी को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि वो लोग देश के सच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ थे, उनको नमन करते थे। क्यों कहना पड़ रहा है कि वो लोग ही देश के वास्तविक संरक्षक हैं, बाकी तो चाहे नेहरू हो, बोस हो या कोई भी हो, वो तो अलग धारा में चल रहे थे। आज क्यों बोस के सहारे नेहरू पर, कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है? जी हां, यह विषय है। यह विषय इसलिए है क्योंकि झूठ परोसना शायद भाजपा की, आरएसएस की पुरानी जन्मजात आदत है। इसी पर बात कर लेता हूं। आप चूंकि सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था, तो जन्मदिन पर तमाम जगह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संसद भवन में भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया था, जैसे होता है। उसी कार्यक्रम में बच्चे आए थे तमाम स्कूलों से। नरेंद्र मोदी उन बच्चों से पूछते हैं, टिफिन लाए हो क्या? बच्चों को बड़ा अजीब लगा। उन्हें डर लगा कि शायद कोई उनका टिफिन खा ना जाए, ले ना ले, तो उनका नहीं लाए हैं। तो उनका नहीं, बता दो, मैं खाऊंगा नहीं। अब आप यह सोचिए, प्रधानमंत्री को यह बताना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, बता दो कि टिफिन लाए हो, हम खाएंगे नहीं। यानी बच्चों के मन में आज यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री के सामने जो कुछ पड़ जाएगा वो खा जाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। जी हां, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। इसके उदाहरण तमाम सारे देश में मौजूद हैं। आज देश के लोगों की थाली इतनी महंगी हो गई है कि उनको खाने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वह खाना नरेंद्र मोदी के चहेतों की जेब में जा रहा है, उनके पेट में जा रहा है, उनके खजाने में जा रहा है। जी हां, यह हालात। और इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, और उसी मध्य प्रदेश में स्थिति क्या होती है, आंगनबाड़ी में जो बच्चों और तमाम सारे कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए खाने के लिए पैसे रिलीज किए जाते हैं, मदद दी जाती है। उस मदद को कैसे खा लिया जाता है, इसका उदाहरण देखिए कि जो चम्मच आपको 10-15 रुपए में मिलता है, वह चम्मच वहां पर 800 850 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो एक चम्मच 810 रुपए में खरीदा गया। अब आप सोचिए, इसी तरीके से जो कलछी होती है, जो 50 रुपया के अंदर अंदर में मिल जाएगी आपको, वो 1348 रुपए की खरीदी जा रही है। और इसी तरीके से जो जग जिससे पानी डाला जाता है, वो आपको कहीं पर भी 100-150 रुपए में मिल जाएगा। तो वो 1247 रुपए का खरीदा जा रहा है। इससे समझिए कि यह जो कुपोषण से बचाने के लिए बच्चों को तमाम तरह से, बच्चों और उन महिलाओं को मदद करने के लिए जो आंगनबाड़ी बना है, उसका पैसा कैसे भाजपा के लोग खा रहे हैं, यह इसका उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, उनके अवसर खाए जा रहे हैं। और उन अवसरों को खाने का नतीजा यह है कि कोटा में, जिस कोटा में बच्चे तैयारी करने जाते हैं, कोई नीट की, कोई दूसरे और जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और वो सब जो वहां तैयारी करने जाते हैं, वहां एक हफ्ते के अंदर आधा दर्जन बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। और
सिर्फ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ही की यदि बात करें तो आज ही 2 बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। और यह क्रम आज से नहीं, लगातार जारी है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, वो आत्महत्या की फैक्ट्री बन गई। इससे दुखद हालत क्या होगी? क्यों? क्योंकि कभी नीट का पेपर लीक हो जाएगा, कभी कोई और परीक्षा में गड़बड़ी हो जाएगी, कभी नंबरिंग में गड़बड़ी होगी, कुछ और होगा, तो सबके अवसर खा जाते हैं। जब अवसर खा जाते हैं तो यही होता है। तब अपने में पर्दा डालने के लिए क्या करते हैं? तमाम कहानियां धर्म को आड़ बनाते हैं। और जब धर्म को आड़ बनाते हैं तब हमें सुभाष चंद्र बोस की वह बात याद आती है, धर्म एक व्यक्ति और उसके धर्म के बीच दोनों का निजी मामला है। और जब निजी मामला हो, भले ही उद्देश्य कैसा भी हो, धर्म हमारे राजनैतिक आंदोलन में लाना पूर्णतः गलत ही नहीं, खतरनाक भी है। यह बात सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। और जब बोस यह कहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उसके पीछे वजह होती है। और सुभाष चंद्र बोस का यह कहना अपने आप में बड़ी बात है। ये वही सुभाष चंद्र बोस है जिनको कभी नेहरू से, कभी गांधी से लड़ाने की कोशिश करते हैं यही भाजपा के लोग, और हक मारने की कोशिश करते हैं। किसमें? वो खाने की कोशिश करते हैं हक जो आजादी दिलाने में योगदान का है। यानी हर चीज में कैसे हम हजम कर जाएं, उसकी कोशिश है। इसीलिए शायद उन्हें बच्चों को यह कहना पड़ रहा है, शपथ देनी पड़ रही कि नहीं, मैं आपका टिफिन खाऊंगा नहीं, आप लाए हैं कि नहीं लाए। और बच्चे अपना टिफिन बचाना चाहें। तो ये सुभाष चंद्र बोस वही है जिन्होंने महात्मा गांधी शब्द दिया था। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी शब्द कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी कहा था। और वो सचमुच राजनीति के महात्मा थे, यह बात उन्होंने बताई थी। तो आज सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस किसी और से मिलने नहीं आती, किसी संघी से मिलने नहीं गई थी। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गई थी और उनके दिशा निर्देशन में रहती रही और उनके साथ संपर्क में रही। यहां 2 चीजें। पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस को छोटा भाई कहते थे। और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब में, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो पंडित नेहरू को अपना नेता मानते थे और उन्हें बड़े भाई की तरीके से। तो यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुभाष चंद्र बोस ने खुद लिखा है। उनको लड़ाने की कोशिश करते हैं। इसका उदाहरण भी आप देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस में सेलेक्ट हो गए थे, लंदन में प्रोविजन पे थे, लेकिन उन्हें जिस तरह से सिखाया जा रहा था, समझाया जा रहा था, उसके बाद उन्हें लग रहा था कि वो भारत आकर के, हिंदुस्तान आकर के वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए आएंगे, उनसे वह कराया जाएगा। उन्हें वह बर्दाश्त नहीं था, तो उन्होंने वहां इस्तीफा देना स्वीकार किया। इधर महात्मा गांधी 1921 में असहयोग आंदोलन चला रहे थे। सुभाष चंद्र बोस बॉम्बे में, अब मुंबई हो गया है, में उतरे और उतरने के बाद में सीधे महात्मा गांधी के पास गए और उनसे आग्रह किया कि वो उनके साथ आंदोलन में जोड़ना चाहते हैं। यह वही वक्त है जब आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर जो हेडगेवार हैं, वो भी कांग्रेस में हुआ करते थे और वो भी उस आंदोलन का हिस्सा थे। जब वो कांग्रेसी नहीं रहे तब वो गद्दारों के साथ खड़े हो गए। और गद्दारों के साथ कैसे खड़े हुए? जब वो जेल गए तो जेल में अंग्रेज जेलर के साथ में उन्होंने समझौता किया कि हमें छुड़वा दो, हमारी सजा कम करा दो, हम चले जाएं, उसके बाद हम कभी भी इसमें नहीं पड़ेंगे और हम आपकी मदद करेंगे।
इस तरह से डॉक्टर हेडगेवार छूटे और उसके बाद वो आंदोलनों से अलग हो गए और उन्होंने आरएसएस बना ली। तो यह इतिहास जानना इसलिए जरूरी। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस आए तो महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि आप कलकत्ता जाइए और दास बाबू से मिलिए। दास बाबू मतलब चित्तरंजन दास, जिनका नाम हर किसी ने सुना है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और कांग्रेस के जो नेशनल स्कूल बनाए गए थे उन्हीं स्कूलों को संचालित करते थे। तो वहां सुभाष चंद्र बोस गए और उन्हें नेशनल स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी दी गई, उसका प्रिंसिपल बनाया गया, जिससे कि वह पौध तैयार करे, राष्ट्रवाद की पौध। जिस राष्ट्रवाद की ये बात करते हैं वो राष्ट्रवाद नहीं, वह राष्ट्रवाद जो देश को प्यार करता है, देश के लिए सर्वस्व समर्पित करता है, जो किसी जेल के डर से माफी नहीं मांगता है, समझौता नहीं कर लेता है, जो लड़ता है आखिरी सांस तक और जीवन दे के जाता है, जेल भी काटता है, सब कुछ काटता है, वह राष्ट्रवाद। तो उस नेशनल स्कूल में भेजा गया, वहां उन्होंने काम किया। उसका नतीजा यह हुआ कि नेहरू के आशीर्वाद से उन्हें मौका मिला और वो कलकत्ता के महापौर बने, यानी मेयर बने, कांग्रेस के सहयोग, कांग्रेस के कारण। कांग्रेस जीती, मेयर बने। मेयर बनने के बाद उन्होंने वहां पर बहुत अच्छे काम किए। निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय जो शुरू किया था, स्थापना की थी सेवा दल की, जो सेवा दल बना था, जिसके वो पहले अध्यक्ष थे, तो वह सेवा दल के वो सक्रिय सदस्य बने। और सेवा दल जब काम करता रहा, याद करिए, पंडित मोतीलाल नेहरू जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कलकत्ता अधिवेशन में, तब वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने उसी जो है वेश में, जो वेशभूषा थी, उस सेवा दल की वेशभूषा में उन्हें सलामी दी और सलामी दे करके उनके साथ जुड़े। पंडित मोतीलाल नेहरू ने जब संविधान, पहली बार भारत के अंदर संविधान के लिए कमेटी बनाई, जिसके वो खुद अध्यक्ष थे, उस कमेटी में सुभाष चंद्र बोस को शामिल किया और उस कमेटी ने वह संविधान बना के तैयार किया। हालांकि मतभेद एक चीज पर था कि गांधी जी डोमेनियन स्टेट की बात कर रहे थे, हर कोई डोमेनियन स्टेट की बात कर रहा था, स्वराज की बात कर रहा था, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कहा था। तो स्वराज हो रहा था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि पूर्ण स्वतंत्रता मिले, और यही चीज सुभाष चंद्र बोस चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दो लोग थे कांग्रेस के भीतर जिन्होंने, खुद पंडित नेहरू ने अपने पिता के बनाए उस संविधान का इस मुद्दे पर विरोध किया। हालांकि जो भी हो, वह संविधान रखा रह गया, उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, और उनसे कंधे से कंधा मिला करके जो लोग खड़े थे उनमें सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी टीम के मेंबर थे। और याद करिए, इस तरीके से पंडित नेहरू ने बड़ा शानदार तरीके से जब चलाया, आंदोलन को मजबूत किया। गांधी जी के नमक आंदोलन से लेके तमाम तरह के आंदोलन जो है उस दौर में शुरू हुए जब पंडित नेहरू अध्यक्ष थे। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने। तो यह आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में
गिरफ्तार हो गए सुभाष चंद्र बोस, जेल चले गए, जेल में ही उनकी तबीयत खराब हो गई। तो उन्हें गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, सबने आंदोलन करके इस स्थिति में सरकार को मजबूर किया कि उन्हें इलाज के लिए वो लंदन ले गई। वहां उनका इलाज चला। और इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, मोतीलाल नेहरू दूसरी जेल में थे। उसी दौरान मोतीलाल नेहरू जी का लखनऊ जेल में निधन होता है, वहां के अस्पताल में। और उसके बाद पंडित नेहरू उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तभी उनकी पत्नी भी उस आंदोलन में गंभीर रूप से बीमार होती हैं, क्योंकि उन्हें टीबी के मरीजों के साथ बंद कर दिया जाता है, तो वो टीबी की मरीज हो जाती हैं। फिर पंडित नेहरू उन्हें इलाज के लिए ले जाते हैं, स्विट्जरलैंड में उनका इलाज कराते हैं, जहां उनका निधन हो जाता है। वहां से वो आते हैं, फिर कांग्रेस की कमान संभालते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके पहली बार किसानों के लिए किसान कांग्रेस का गठन करते हैं, और किसानों का आंदोलन शुरू होता है साथ कि उनको हक मिलना चाहिए। उस समय सुभाष चंद्र बोस लंदन में ही होते हैं। फिर पंडित नेहरू और गांधी में सहमति बनती है, और उस सहमति के बाद पंडित नेहरू अपने उत्तराधिकारी के रूप में अध्यक्ष के तौर पे नामित करते हैं, चुने नहीं जाते, नामित करते हैं सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस विदेश में होते हैं, उन्हें चिट्ठी भेजी जाती है, बुलाया जाता है, और वो आते हैं और 51 हाथियों के साथ वो सलामी लेते हुए बन जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में उनका रवैया, जो फॉरवर्ड ब्लॉक कह के था, पिछले नेताओं को बिल्कुल, और जो एक सामूहिकता का वातावरण होता है उसको दरकिनार करके, जो कांग्रेस की परंपरा थी, आज भी है कि सीडब्ल्यूसी में चर्चा होगी, सीडब्ल्यूसी में होगी, तो वही तब भी था। तो उसके वो विरोधी थे, वो चाहते थे कि मैं अध्यक्ष हूं तो सारे फैसले मैं लूं, और यही उन्होंने करना जब शुरू किया तो उनका विरोध होने लगा था। बहरहाल नेहरू ने उनका पूरा साथ दिया। दूसरी बार गांधी उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए इसीलिए पक्षधर नहीं थे क्योंकि वो मनमानी चलाना चाह रहे थे कांग्रेस, और कांग्रेस का था कि सबकी सामूहिक उससे चलेगी। इसी को लेकर के विवाद था। वो जीत जरूर गए थोड़े से अंतर से, और जीतने के बाद उनके टीम के जो 12 सदस्य थे, 12 में से 11 ने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ एक सदस्य था जो सुभाष चंद्र बोस के साथ आखिरी दम तक खड़ा था, उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इससे समझ लीजिए कि जो ये नरेंद्र मोदी की टीम कहानी बता रही है, झूठ बोल रही है, उसका सच ये। इसके बाद यह भी जानना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जब चले गए और उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, जिसे हम INA कहते हैं, वो बनाई, और उसको लेकर के जब मित्र राज्य और ध्रुवी राज्यों में विश्व युद्ध हुआ, और विश्व युद्ध में वो हारने के बाद उनका सबका सरेंडर हुआ और सारी चीजें, स्थितियां खराब हुई, आत्मसमर्पण करना पड़ा आजाद हिंद फौज को। तब उनके जो टॉप 3 ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ जो मुकदमा चला, जिसे मुकदमा 1945 की बात है, वो जो मुकदमा नवंबर 1945 में चलाया गया, उस मुकदमे में वकील के तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो अपना कोट उतार चुके थे, सालों बाद में कोट पहना, और वह मुकदमा लड़ा जाकर के लाल किले में विशेष अदालत बनी थी, और वहां पर मुकदमा चला। और इस मुकदमे में आप ये जान लीजिए कि इस मुकदमे में चाहे मेजर शहनवाज खान हो, चाहे कर्नल प्रेम सहगल हो, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों हो, इन तीनों के लिए कोर्ट मार्शल का जो मुकदमा चला था, उसमें
बहुत कायदे से पंडित नेहरू लड़े। कांग्रेस की तरफ से वकील पंडित नेहरू थे, मुस्लिम लीग की तरफ से भी वकील थे, अकाली दल के भी तरफ से थे, कम्युनिस्ट पार्टी की भी तरफ से थे। लेकिन इन सब के बाद में स्थिति ये हुई, सभी ने विरोध किया और रिहाई की मांग करी, लेकिन अदालत ने सजा सुनाई और इन्हें सबको फांसी की सजा दी। जब फांसी की सजा दी तो उस समय जो वकील थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको हेड कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जो मार्कंडे काटजू साहब हैं उनके पिताजी, आसफ अली, इनकी पूरी उसके बाद में भी जब यह सजा हो गई तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर दिया और अंततः अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और इन सबको माफी देनी पड़ी। अब बताइए, पंडित जब सुभाष चंद्र बोस मर गए तो उन्होंने अपनी बेटी को जो चिट्ठी दी उसमें यही कहा कि बेटी तुम जाके नेहरू से मिलना, वही तुम्हें करेंगे। और वो अनीता बोस आके नेहरू से मिलती हैं और नेहरू से बात करती हैं। इससे आप यह समझ सकते हैं कि जो लोग नेहरू और गांधी और सबको लड़ाने की कोशिश करते हैं वो कितना झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति झूठ से चलती है। इसलिए जानने की जरूरत है, क्योंकि वो सबके हिस्से का खा लेना चाहते हैं, चाहे श्रेय हो, चाहे खाना हो, चाहे रकम हो या कुछ भी हो, सत्ता तो खाई बैठे। इसलिए आपके लिए यह जानना जरूरी था। समझ लीजिए तो शायद आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको उसी तरह लड़ाएंगे कि जैसे तमाम सारे लोगों को लड़ाते थे। इसीलिए शायद कहते थे सुभाष चंद्र बोस कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग वाले असल में अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, सुभाष चंद्र बोस कहते थे। तो आरएसएस और मुस्लिम लीग दोनों पिट्ठू हैं, यह बात वही कह गए और ये खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं।